सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि साथियों, हमने कल की वीडियो में, जो पिछली वीडियो थी, उसमें आपको कारक कराए थे। तो कारक में हमने करीब 4 कारक करा दिए थे। सभी को पता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक आपको पता है 8 प्रकार के होते हैं। कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। सभी को पता है कौन कौन से होते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करड़ से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है अरे ओ। एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिए, जिससे कि आपको कारक याद हो जाएं। देखो, सबसे पहले तो आपको कारक याद होने चाहिए और उनकी विभक्ति। मैंने आपको बताया था कि जो विभक्ति होती है उसी को ही परसर्ग कहा जाता है। परसर्ग किसे कहा जाता है? विभक्ति को। और एक यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था कि कारक का दूसरा नाम क्या होता है, तो कारक का दूसरा नाम परसर्ग भी दिया था। तो परसर्ग भी सही था, तो आप ये भी जान सकते हो। तो सबसे ज़्यादा देखो जो क्वेश्चन पूछता है तो उसमें परसर्ग ही लिख के आता है, न कि विभक्ति। तो देखो, हमने आपको करा दिया था, कर्ता करा दिया था। कर्ता ने कर्म को करड़ से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो देखो, इसमें जो करड़ की और जो संप्रदान की विभक्ति से होती है, तो उससे हम चीज़ को कैसे पहचानेंगे? और कर्म की और संप्रदान की होती है, तो उस चीज़ को कैसे पहचानेंगे? तो मैंने आपको कहाँ तक करा दिया था? संप्रदान तक करा दिया था। आज जो हम कराएंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आपका अपादान से, यानी 5 माएँ। अपादान कारक। देखो, अपादान कारक की व्यक्ति क्या होती है? कर्ता ने कर्म को करड़ से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से इसकी क्या होती है? विभक्ति होती है या परसर्ग होता है। पुस्तक में आप लिख दोगे अलग होना, अलग होना। क्योंकि जो संप्रदान कार्य करता है वो अलग होने का कार्य करता है, तो वहां पे कौन सा होता है? संप्रदान होता है। तो इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए, देखो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझोगे। इसकी थोड़ी सी मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, ज़्यादा लिखाऊंगा नहीं आपको। ये परिभाषा, संप्रदान होता कहाँ पे है? देखिए, जहाँ जहाँ संज्ञा की जहाँ संज्ञा की जिस रूप से जिस रूप से अलग अलग होने का भाव प्रकट हो, बोध हो या भाव प्रकट हो, भाव प्रकट हो, वहाँ अपादान होता है। वहाँ कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। यहीं पे लिख देते हैं, कारक होता है। देखो, आप इसको समझोगे परिभाषा को। जहाँ जिस संज्ञा से, यानी जहाँ ऐसे लिखिए, जिस संज्ञा से, यहाँ पे आप लिखोगे जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, वहां पे कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। या आप इसकी दूसरी परिभाषा देख सकते हो, और ये छोटे फॉर्म में हम इसको देखेंगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, जहां अलगाव हो, जहां अलगाव हो, अलगाव का मतलब होता है अलग होने की स्थिति। जहां अलगाव हो, वहां वहां स्थिर में अपादान होता है। जहां अलगाव हो, वहां स्थिर में अपादान होता है। देखो, जो वस्तु अलग हो रही होगी या कुछ भी चीज अलग हो रही होगी, जो वहां पे स्थिर होगी, अपादान हमेशा किस में होता है? जो चीज स्थिर में होती है। देखो, यही पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे लिखाया है। जहां अलगाव हो, यानी अलग होने की स्थिति हो, और जहां पर स्थिर हो, जो वस्तु स्थिर होगी अपादान उसमें होगा, न कि जो अलग हुआ है उसमें। ये मेन पॉइंट इसका होता है कि यही एग्जाम में आपसे पूछता है कि जो चीज स्थिर होती है अपादान हमेशा उसमें होगा, जो चीज अलग हुई होगी अपादान उसमें
नहीं होगा। तीसरा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, जहां डर की बात की जाए, डर की बात की जाए, जहां डर की बात की जाए वहां पे भी क्या होगा, अपादान होगा। और चौथा पॉइंट हम लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जहां जहां पर तुलना की जाए, जहां पर तुलना की जाए। देखो 4 पॉइंट हैं, आप 4 पॉइंट कैसे याद रखोगे, ये चीज आप देखिए। देखो सबसे पहले तो संज्ञा मैंने आपको परिभाषा लिखाई है कि जिस संज्ञा से, जिस रूप से, जिस रूप से अलग होने का, अलग होने का भाव प्रकट हो, यानी किसी भी चीज के अलग होने का भाव प्रकट हो तो अपादान वहां पे होगा। लेकिन कहां पे होगा, जहां अलगाव हो और वहां पे स्थिर हो। एक कोई वस्तु किसी से अलग हो रही होगी तो जहां पे एक दो चीज होंगी, यानी दो संज्ञा होंगी, जिस संज्ञा से दूसरी संज्ञा अलग हो रही होगी तो अपादान जो होगा वो हमेशा किस में होगा, जो चीज स्थिर होगी। जो अलग होगी उसमें अपादान नहीं होता है, जो स्थिर होती है अपादान किस में होगा, हमेशा स्थिर में होगा। तीसरा पॉइंट है, जहां डर की बात की जाए, जहां पे डर की बात की जाए, यानी कोई व्यक्ति किसी को देख के डर गया या डर के मारे से भयभीत हो गया या भाग गया, तो वहां पे भी हमेशा कौन सा होता है, अपादान होता है। चौथा पॉइंट है आपको कि जहां पे दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाए, जहां पे तुलना की जाएगी वहां पे भी कौन सा होगा, आपका अपादान होगा। पहले तो आप ये परिभाषा अच्छे से समझिए। अब देखिए इसके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं लिखा, बच्चा छत से, छत से कूद पड़ा, बच्चा छत से कूद पड़ा। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, हिमालय से, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। तीसरा हम देखेंगे, राम से, राम से मोहन, नहीं ऐसे लिखेंगे इसको, राम मोहन से, राम मोहन से पढ़ने में तेज है। अब देखिए इसको समझिए पहले। देखिए यहां पे देखिए, बच्चा छत से कूद पड़ा, तो आपको पता है क्रिया यहां पे क्या है, क्रिया आपकी कूदना क्रिया हो गई, क्रिया क्या हो गई, कूदना हो गई। अब देखिए बच्चा छत से कूद पड़ा, जब बच्चा छत से कूद पड़ा तो एक चीज बताइए आप, छत स्थिर है या बच्चा स्थिर है, स्थिर कौन है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है छत क्या होगी, स्थिर होगी, क्योंकि बच्चा ही तो छत से कूदा है। तो बच्चा कूद गया छत से तो छत वहां पे क्या हो गई, स्थिर हो गई, क्योंकि छत तो अपनी ही जगह रहेगी। तो अपादान हमेशा किस में होगा, आपका छत में। अगर आपसे पूछ ले कि अपादान किस में है, ऑप्शन में दिया हो बच्चा छत कूद और पड़ा, तो हमेशा अपादान किस में होगा, जो वस्तु स्थिर होती है अपादान उसमें होता है। अब बच्चा यहाँ पे क्या है, तो बच्चा करता है, यानी क्रिया, यानी कूदने का जो कार्य किया है, जो क्रिया की है वो किसने की है, बच्चा ने की है। तो बच्चा आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया, और कर्ता के द्वारा जो क्रिया की गई है, क्या की गई है, कूदना की गई है, ठीक है, बच्चे के द्वारा। तो बच्चा छत से अलग हुआ है, बच्चा किससे अलग हुआ है, छत से अलग हुआ है। तो जहां पे जो वस्तु स्थिर रह जाती है हमेशा अपादान किस में होता है, स्थिर वस्तु में होता है। जैसे यहां पे देखिए गंगा, सॉरी हिमालय से गंगा निकलती है, तो अब यहां पे बताइए गंगा हिमालय से निकलती है, तो निकलना यहां पे क्या है, क्रिया है, क्रिया है। अब देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अपादान किस में है, आपको पता है अपादान आप आराम से ढूंढ लोगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अपादान से, तो आपको से दिखाई दे गया। अलग होना किससे अलग होना, अपादान से। तो अब जो वस्तु स्थिर रह गई,
उसमें अपादान होगा कि जो वस्तु यहाँ से हट गई उसमें अपादान होगा? जो वस्तु स्थिर रह जाती है, अपादान हमेशा किसमें होता है? जो स्थिर होती है। तो आपको पता है यहाँ से हिमालय तो वहीं पे रहेगा, लेकिन वहाँ से गंगा अलग हुई है, तो अलग हुई है तो अपादान किस में होगा आपका? हिमालय में होगा। किस में होगा? हिमालय में होगा। ऐसे देखिए, राम मोहन से पढ़ने में तेज है। अब यहाँ पे जो तुलना की जा रही है वो किसकी की जा रही है? राम की। राम की और मोहन की तुलना की जा रही है। राम मोहन से पढ़ने में तेज है। तो जो यहाँ पे तुलना हो रही है वो किसकी हो रही है? राम और मोहन के बीच तुलना हो रही है। तो जो से है आपका अपादान, ये एक विभक्ति है, ये किसको प्रतिनिधित्व करेगी? तो मैंने आपको बताया है कि आपको कुछ नहीं देखना होता, क्रिया के जो सबसे पास में होता है, क्रिया के जो सबसे पास में होता है कारक हमेशा उसी में होता है। तो देखो, सबसे पहले मोहन है कि राम है? तो मोहन है, तो जो अपादान होगा वो किस में होगा आपका? मोहन में होगा। किस में होगा? मोहन में होगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखा, जेब से पेन गिर गया। गिर गया। अब यहां पे देखिए, जेब से पेन गिर गया। तो अब आपको यहां पे देखो एक चीज समझ में आ रही होगी कि जेब से पेन गिरा है तो जेब तो अपनी जगह रही होगी। जेब तो अपनी जगह रही होगी। गिरा क्या है? यहाँ पे पेन ही तो गिरा है। तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि आपको हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से ऐसे नहीं पूछता है कि जेब से पेन गिर गया कौन सा कारक है, आप तुरंत बता दो कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। तो अपादान कारक है, से दिया हुआ है, तो कारक कौन सा है आपका? अपादान है। लेकिन अगर आपसे वहीं पे ये पूछ ले कि जेब से पेन गिर गया में जेब में अपादान है, पेन में अपादान है, गिर में अपादान है, या गया में अपादान है? अपादान है किसमें? तो केवल एक को आपको एक चीज याद रखनी है कि जो चीज स्थिर होती है हमेशा अपादान किसमें होता है? उसी में। तो यहाँ पे जो अपादान होगा वो किसमें होगा आपका? जेब में, क्योंकि जेब स्थिर है, पेन गिरा है। जेब स्थिर है, पेन गिरा है। जो चीज स्थिर होगी हमेशा अपादान किसमें होगा? जो चीज स्थिर होती है। ऐसे देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको और देके बताता हूं। जैसे आपने खूब पढ़ा होगा और खूब बुक्सों में भी देखा है, कौन सा पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब यहां पे देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो आपसे पूछेगा कि अपादान किस में है? अपादान तो आप बता दोगे कि अपादान किस में, इसमें अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अपादान। अगर आपसे पूछता है कि पेड़ में पत्ते गिरते हैं तो अपादान है किस में? मान लीजिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपसे ऑप्शन दे दिया पेड़ में, पत्ते में, या गिरता है उसमें, गिरने में, या से। अगर आपसे ये पूछे, चार ऑप्शन आपके पास हैं और चारों में आपसे ये पूछता है कि यहाँ पे ये बताइए कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो किस में अपादान है? तो मैंने आपको एक चीज बताई है। आपको क्या बताया है? कि जो वस्तु स्थिर होती है, जो वस्तु स्थिर होती है हमेशा अपादान किस में होता है? जो स्थिर होती है। तो आपको पता है पेड़ से पत्ते गिरे हैं तो पत्ते अलग हुए हैं, न कि पेड़। पेड़ तो अपनी जगह पे ही रहेगा, पेड़ अपनी जगह पे है, लेकिन अलग हुए क्या? यहाँ से पत्ते अलग हुए। तो आपको पता है कि किस में होगा फिर? पेड़ में। अपादान किस में होगा? पेड़ में होगा। एक चीज देखिए, आपको केवल इतना याद रखना है कि जो चीज स्थिर रहती है हमेशा अपादान उसी में होता है, जो अलग होती है उसमें नहीं होता है। जो चीज स्थिर होती है अपादान उसमें होता है, न कि अलग होने में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एक मैंने आपको बताया था कि डर में भी अपादान होता है। अगर कोई व्यक्ति डर की बात की जाए, मान लीजिए आपको मिल जाए कि मैं कुत्ते से डर कर भाग गया। डर कर भाग गया। मैं कुत्ते से डरकर भाग गया। तो मैंने आपको वहां पे परिभाषा लिखाई थी कि जहां पे डर की बात की जाए, यानी जहां पे क्या की जाए? डर की बात की जाए, तो हमेशा अपादान किस में होगा? अब यहां पे पूछे आपसे कि अपादान किस में है, तो देखो
सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो विभक्ति है, जो परसर्ग से है, वो किसके साथ है, मैं के पास में है या कुत्ते के पास में है। तो आप कहोगे कि जो भागना क्रिया है आपकी, तो उसके पास में जो है वो क्या है, कुत्ते की। तो हमेशा अपादान अब किस में होगा, कुत्ते में होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं कुत्ते से डर के भाग गया, तो कुत्ता तो उसी जगह पे था, भागा कौन था, मैं भागा था, भागा तो मैं हूं ना, तो अलग कौन हुआ यहाँ पे, मैं, लेकिन कुत्ता तो उसी जगह पे था। तो यहाँ पे भी अपादान किस में होगा, कुत्ते में होगा। केवल डर की बात की जाए, किसी की तुलना की जाए, या कहीं अलगाव हो, जहाँ पे अलग होने की स्थिति हो, तो जहाँ वस्तु जो स्थिर होगी अपादान उसमें होगा। आप अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका आता है संबंध। नेक्स्ट कौन सा है आपका, संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक, संबंध कारक का परसर्ग चिन्ह क्या होता है या विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो हम सभी ने पढ़ा है, का, की। और देखिए एक होता है आपका रा, री, री, और ना, नी, और ने। देखो इन जो रारी रे और जो नाना नी ने, ना नी ने होते हैं, इनको हमेशा जो जोड़ा जाता है वो सर्वनाम के साथ में जोड़ा जाता है। कभी क्या होता है कि जब वहां पे क्वेश्चन दिया होता है तो सर आप भूल जाते हो कि यहाँ पे रारी रे और नानी रे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट रूप से, लेकिन आपको का की के ये दिखाई दे जाता है, तो आप आराम से बोल सकते हो कौन सा है, संबंध। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो रारी रे और नानी रे होते हैं ये सर्वनाम के साथ आ जाते हैं, सर्वनाम के साथ जुड़े हुए होते हैं, इस वजह से ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। जब हम सर्वनाम को देखेंगे अच्छे से तो आप उसमें समझ जाओगे कि ये कहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, संबंध। देखिए इसकी परिभाषा की बात की जाए तो हम परिभाषा लिखेंगे, जहां संज्ञा व सर्वनाम, जहां संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का, शब्दों की, जहां संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संबंध, संबंध पद की, सॉरी, वाक्य की, वाक्य की अन्य शब्दों से बताया जाए, अन्य शब्दों से, अन्य शब्दों से बताने वाले, ऐसे इसको लिखेंगे, बताने वाले, बताने वाले कारक, बताने वाले कारक संबंध कारक कहलाता है। बताने वाला, यहाँ पे बताने वाला करिए, बताने वाला कारक संबंध कारक, संबंध कारक कहलाता है। देखिए इसको आप पढ़िए या ना पढ़िए, लिखिए या लिखिए, केवल आपको क्या याद रखना है कि आप केवल एक पॉइंट याद रखिए, यहाँ पे केवल एक पॉइंट याद रखिए कि दो पदों का, दो पदों का परस्पर संबंध, परस्पर संबंध बताने वाले, बताने वाले कारक को, बताने वाले कारक को संबंध कारक कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। केवल आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि जो दो पद होते हैं, जो दो पद होंगे आपके, उनके बीच में जो संबंध स्पष्ट हो रहा होगा वो आपका किसके द्वारा हो रहा होगा, आपके परसर्ग और विभक्ति के द्वारा हो रहा होगा। जो परसर्ग और विभक्ति के द्वारा जो संबंध स्पष्ट हो रहा होगा उसी में आपका संबंध कारक होता है। सबसे आसान आपका यही होता है। देखो कैसे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा मोहन, मोहन सीता का, मोहन सीता का भाई है, मोहन सीता का भाई है। अब यहां पे देखिए आप, संबंध प्रकट करने वाला कौन सा आपका कारक है, तो आप यहां पे क्या कहोगे, का यहां पे क्या है आपका, परसर्ग है। परसर्ग क्या है, तो जो सीता
और मोहन के बीच में जो संबंध स्पष्ट कर रहा है, जो परसर जो विभक्ति कर रही है वो क्या कर रहा है, का। अगर आप यहाँ पे कह दो मोहन सीता भाई है, तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन किसका भाई है। लेकिन देखो जब आपने बोला कि मोहन सीता का भाई है, तो का आपका क्या है, यहाँ पे परसर्ग है। तो इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, वो एक संबंध स्पष्ट कर रहा है, यानी संबंध को जोड़ रहा है। मोहन और सीता के बीच में जो संबंध को जोड़ रहा है वो क्या है, आपका का परसर्ग होता है। कौन सा होता है, का होता है। तो केवल आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको काकी के रारी रे नानी ने दिखाई दे जाए, हमेशा आपका कौन सा होगा, संबंध कारक होगा। और संबंध कारक है किसमें, अगर आपसे यहाँ पे ये पूछ ले कि संबंध कारक मोहन में है, सीता में है, भाई में है, का में है, तो मैंने आपको केवल बताया कि जो सबसे पास में होता है, जो सबसे या तो परसर्ग के पास में हो या क्रिया के पास में हो, जो क्रिया और परसर्ग के सबके पास में होता है हमेशा कारक उसी में होता है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, राधा 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 कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। अब यहां पे देखिए जो संबंध स्पष्ट करने वाला कारक है वो आपका क्या है, परसर्ग है। क्या जो क्या कर रहा है, राधा राधा कृष्ण का मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी मंदिर है जो वो प्रसिद्ध है, किसका, राधा और कृष्ण का। तो राधा और कृष्ण के बीच में जो संबंध स्पष्ट कर रहा है वो आपका कौन सा है, का परसर्ग है। कौन सा है, का परसर्ग है। देखो इसे तो आप आराम से पहचान लेते हो, क्योंकि इसमें आपको दिखाई दे जाता है का, की और के दिखाई देता है। तो जहां पे आपको का, की, के दिखाई दे और उन दोनों के बीच में संबंध दिखाई दे, तो हमेशा वहां पे कौन सा होता है, आपका संबंध कारक होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रारी रे, जैसे मैं लिखता हूं कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कौन सा कारक होगा, तो आपको मैंने बताया था कि इसमें आपको केवल क्या देखना है कि जो रारी रे और नानी ने जो होते हैं वो हमेशा किसके साथ जुड़े होंगे, सर्वनाम के साथ। अब आप इसमें सर्वनाम केवल ढूंढ लीजिए, मेरा है, मेरा मेरी क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो री लगा हुआ है यही संबंध प्रकट कर रहा है किसका, पुस्तक के और मेरे बीच में, यानी जो मैं हूं यह है पुस्तक मेरी है, यानी जो पुस्तक है वो किसकी है, मेरी है। तो यहां पे जो स्पष्ट करेगा वो केवल क्या करेगा, री करेगा। क्या करेगा, आपका री करेगा। ऐसे देखिए एक दो एग्जाम्पल में और आपको देके बताता हूं। केवल आपको इसमें कुछ नहीं समझना होता है, संबंध वाले में आपसे नॉर्मली अगर पूछेगा तो काकी के आपको स्पष्ट दिखाई देंगे, वहां पे दो पदों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा होगा, उनके बीच में संबंध स्पष्ट किया जा रहा होगा, आप उसको आराम से समझ सकते हो। जैसे मैं लिखता हूं, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, मैं अपना कार्य कर रहा हूं। अब यहां पे देखिए मैं अपना कार्य कर रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें संबंध स्पष्ट करने वाला कौन सा है, जो संबंध स्पष्ट कर रहा है, देखो काकी के है नहीं, रारी रे है नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका सर्वनाम दिया होगा उसमें फिर आपको देखना है। तो देखो अपना में क्या दिखाई दे रहा है, आपको ना दिखाई दे रहा है, कि जो ये वाला ना है, जो ना है यही स्पष्ट कर रहा है किसके, संबंध को, कि मैं अपना कार्य कर रहा हूं। तो केवल आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, संबंध वाले में आपको काकी के, रारी रे, नानी ने, जो काकी के होगा वो स्पष्ट रूप से परसर्ग होगा, लेकिन जो रारी रे और जो नानी ने होता है वो हमेशा किसी न किसी सर्वनाम के साथ जुड़ा होगा। ये चीज आपको उसमें देखनी होगी कि इसमें सर्वनाम कौन सा है। देखो मैं अपना कार्य कर रहा हूं, अगर आपसे मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा कि संबंध है या नहीं है, अगर देखो ऑप्शन में आपको मिल जाए कि ऑप्शन में दिया है संप्रदान, तो संप्रदान आपको पता है किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए वहां पे संप्रदान होता है, तो संप्रदान इसमें होगा नहीं। अपादान कहाँ पे होता है, जहां पे कोई वस्तु अलग हो रही हो तो अपादान भी नहीं होगा। ऐसे करके आप ऑप्शन को भी हटा सकते हो आराम से। देखिए नेक्स्ट आपका हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण कारक।
अधिकरण कारक की विभक्ति होती है, मैंने आपको बताई थी, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। संबंध काकी के अधिकरण में और पर। तो अधिकरण क्या होता है आपका में, और क्या होगा आपका पर। में और पर क्या होता है आपका अधिकरण। में और पर। देखिए, जो अधिकरण होता है वो आपका होता है आधार। क्या होता है आपका आधार। आधार का मतलब होता है कि जहां पे कोई भी स्थान या काल की बात की जाती है तो उसका कोई ना कोई एक आधार होगा। जहां पे आधार की बात की जाएगी हमेशा अधिकरण वहीं पे होगा। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो, क्रिया की, देखो हम इसकी शॉर्ट परिभाषा कैसे लिखेंगे, क्रिया की होने के, क्रिया के होने के स्थान, स्थान और स्थान और काल का, काल का, काल का भाव प्रकट करने वाले, भाव प्रकट करने वाले कारक को, कारक को अधिकरण कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। अधिकरण कहते हैं। देखो अधिकरण कहाँ पे होगा, मैंने आपको बताया है कि जो अधिकरण होता है वो कहाँ पे होता है, किसी भी चीज का आधार हो। अधिकरण का मतलब ये आधार। आधार किसका होगा, या तो उसमें स्थान होगा या फिर काल की बात की जा रही होगी। काल से आप समझ गए होगे कि समय, यानी काल से क्या होता है, समय हो गया, आपका अवसर हो गया, ये सब क्या है, काल है। जहां पे एक काल का बोध कराया जाए या किसका बोध कराया जाए, किसी स्थान का बोध कराया जाए, तो हमेशा उसका कौन सा होगा, अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक कहां पे होता है, जहां पे अधिकरण आपका कहां पे होगा, जहां पे आधार हो और क्रिया के स्थान या काल का बोध कराया जाए। देखो नॉर्मली आपसे इतना ही पूछता है कि स्थानवाचक कौन सा हो गया, स्थान और काल का। अगर लेकिन आपसे अधिकरण में भी आपसे पूछ ले तो अधिकरण के भी दो भाग हो जाते हैं। जैसे यूपीएसआई में पूछा गया था तो उसमें ऑप्शन दे दिए थे कौन कौन से, कालाधिकरण, कालाधिकरण, और दूसरा आपका क्या था, स्थानाधिकरण, स्थानाधिकरण। ये अधिकरण के भेद बताए जाते हैं कि एक कालाधिकरण, कालाधिकरण, एक कौन सा, स्थानाधिकरण। देखो कालाधिकरण कौन सा होता है, स्थानाधिकरण जहां पे काल की बात की जाए, समय की बात की जाए, अवसर की बात की जाए, कौन सा होगा, कालाधिकरण, यानी काल अधिकरण, काल प्लस अधिकरण। जहां पे स्थान की बात की जाए, जहां पे स्थान की बात की जाए वहां पे कौन सा होगा आपका, स्थानाधिकरण। ये आपसे नॉर्मली पूछता नहीं है लेकिन मैंने आपको लिखा दिए हैं कि बाय द वे अगर पूछ लेता है कि अधिकरण के कितने भाग होते हैं, तो दो होते हैं, कालाधिकरण और स्थानाधिकरण। कालाधिकरण कौन सा होता है, जहां पे काल की बात की जाए, समय की बात की जाए, अवसर की बात की जाए, कालाधिकरण होता है। जहां पे स्थान की बात की जाए वहां पे आपका कौन सा होता है, स्थानाधिकरण होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल लिखता हूं, चिड़िया चिड़िया पेड़ पर, पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो अब यहाँ पे देखिए चिड़िया के जो बैठने का आधार है, चिड़िया के जो बैठने का आधार है वो क्या है, चिड़िया के जो बैठने का आधार है, जो स्थान है वो क्या है। आप आराम से देख लोगे कि चिड़िया किस पे बैठी है, पेड़ पे। तो यहाँ पे आधार क्या है चिड़िया के बैठने का, पेड़ है। तो यहाँ पे देखिए पेड़ पर, किस पर, पेड़ पर। यहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे दो से, किस में और किस पर। किस पर कब करोगे, जब उसमें पर लगा हो, और में हो तो किस में।
तो देखो, अब देखो चिड़िया के जो बैठने का आधार है वो क्या है? पेड़ है। बैठना यहाँ पे क्या है? क्रिया है। बैठना क्या है? क्रिया है। और चिड़िया यहाँ पे क्या है? करता है। चिड़िया क्या है यहाँ पे? करता है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो उसके बैठने का आधार क्या है? पेड़ है। तो अपादान किस में होगा आपका? पेड़ में होगा। अपादान किस में होगा आपका? सॉरी, अधिकरण। अपादान की बात नहीं हो रही। अधिकरण किस में होगा आपका? पेड़ में होगा। देखो, अगर आपसे कभी कभी क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन यहाँ से तो आते ही आते हैं, लेकिन आपसे पूछ लेता है भाववाच्य और जो कृत्यवाच्य होते हैं, कृत्यवाच्य, भाववाच्य, क्रमवाच्य जो होते हैं आपके, अगर वहाँ पे ये पूछ ले कि इसमें सकर्मक है कि अकर्मक है, इसमें कर्म क्या है, कर्म क्या है, तो हम क्या करते हैं कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया हो गई कर्ता, पेड़ हो गया कर्म, और बैठना हो गई क्रिया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कर्म, कोई कर्म है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि चिड़िया जो हो गई, चिड़िया आपको पता है करता है, क्योंकि जो बैठने का कार्य किया गया है वो चिड़िया के द्वारा किया गया है। तो आपको पता है कि जो चिड़िया है वो तो करता है ही, क्योंकि बैठने का कार्य तो चिड़िया ही कर रही है। चिड़िया कर रही है ना। तो चिड़िया तो आपको पता है कि कार्य करने वाला होता है करता, तो कार्य कर रही है कौन? चिड़िया। तो चिड़िया करता है। आपको पता है बैठना क्रिया है, क्योंकि क्रिया बैठने की हुई है। अब आप पूछोगे कर्म कहाँ पे है, तो इसमें कर्म नहीं है, क्योंकि जो अधिकरण है, पेड़ है, जो पेड़ वो आपका अधिकरण है, चिड़िया के बैठने का स्थान है, तो वो अधिकरण है, ना कि कर्म। ऐसे आपसे पूछा चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, चिड़िया, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। अब आप पूछोगे चिड़िया आकाश में उड़ती हैं तो इसमें कर्म क्या हो गया? मान लीजिए आपसे पूछा कि चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, चिड़ियों के द्वारा कार्य किया गया है, किसका? उड़ने का कार्य किया गया है। जो चिड़िया कार्य कर रही हैं, क्रिया कर रही हैं, वो उड़ने की कर रही हैं। तो उड़ना आपकी क्रिया है, चिड़िया होगी कर्ता। अब चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, तो मैं वहां पे जो आकाश है वो कर्म नहीं होता, कभी भी कर्म नहीं होता वहां पे। वो क्या होता है? अधिकरण ही होता है, क्योंकि आकाश में उड़ रही हैं। तो उड़ने का स्थान है वो क्या है उनका? आकाश है, तो आकाश में। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए और ये आपको याद रखनी है। देखो, मैं आपको एग्जाम्पल और देके बताता हूँ। ये चीज़ आप केवल देख लेना, कालाधिकरण और स्थानाधिकरण किसे कहते हैं, जहाँ पे काल की बात की जाए, या स्थानाधिकरण। अभी जैसे मैंने लिखा था कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो वहाँ पे अगर पूछ ले कि कालाधिकरण है कि स्थानाधिकरण, आपको पता है कि पेड़ क्या होता है? एक स्थान है, तो स्थानाधिकरण होगा। अगर वहाँ पे समय की बात की जाती तो फिर कौन सा होता आपका? कालाधिकरण। कालाधिकरण कहाँ पे होता है? जहाँ पे समय की बात की जाए। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा मार्च में है, परीक्षा मार्च में है। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा मार्च में है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि परीक्षा मार्च में है कौन सा? अब देखो, सबसे पहले तो आपको मैं दिखाई दे गया। अब जैसे ही आप पढ़ोगे कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का कही के अधिकरण में, परीक्षा मार्च में यानी अधिकरण में, तो कौन सा हो गया आपका? अधिकरण हो गया। आप आराम से पहचान लोगे। अगर यहीं पे आपको बोला जाता वह वह सोमवार को, वह सोमवार को आएगा, वह सोमवार को आएगा। अब बताइए कि इस पे अधिकरण है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, आप, आपको दिखाई दे गया कि यहाँ पे को दिखाई दे रहा है, क्या को दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप को देखोगे तो आप क्या करोगे? कर्ता ने कर्म को। मुझे पता है कि अधिकतर यही होता है, हम लोग को क्या होता है कि हम लोग कर्ता और कर्ता ने कर्म को ये याद कर लिए, याद कर लेते हैं, फिर उसके हम क्या करते हैं, उसकी परिभाषा नहीं समझते, केवल ये समझ लेते हैं कि कर्ता ने कर्म को, कर्म दिखाए को दिखाई दे रहा है, तो आप तुरंत ऑप्शन मार दोगे, क्या हो गया? कर्म। कर्ता ने और कर्म को, ऑप्शन में दिया भी होगा कर्म कारक, तो आप कर्म को मार दोगे। लेकिन आप उसकी ये चीज नहीं देखोगे कि वह सोमवार को आएगा। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? यानी यहाँ पे बात समय की जा रही है, यहाँ पे बात काल की जा रही है। काल बोधक है यहाँ पे, तो कालाधिकरण होगा या फिर कर्म होगा? कौन सा होगा? कालाधिकरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो समय की बात की गई है,
यानी जो काल की बात की गई है वो किसकी की गई है? सोमवार की, कि जो वह है, वह कोई व्यक्ति है, वो कब आएगा? सोमवार को आएगा। तो अब यहाँ पे सोमवार है, जो सोमवार है वो कर्म तो हो नहीं सकता कभी भी। ये चीज आपको पता है, कर्म नहीं हो सकता। क्योंकि कर्म कब होता है? कर्म होता है क्या या किसको से आप प्रसन्न करोगे, अगर उसका आपको आंसर मिल जाए तो वो कर्म होता है। अब आएगा, क्या आएगा? आप आंसर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। क्या आएगा? सोमवार को नहीं निकाल सकते। या बोलो किसको आएगा, तो किसको आएगा? यहाँ पे कहीं आपको आंसर मिल रहा है? कहीं भी आंसर नहीं मिल रहा। तो आपको पता है कि यहाँ पे को आने के बावजूद भी यहाँ पे कर्म कारक नहीं हो सकता कभी भी। क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो समय की जा रही है, बात यहाँ पे काल की जा रही है। तो यहाँ पे अधिकरण होगा, कौन सा होगा आपका? सोमवार में कौन सा होगा? अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण होगा, न कि आपका कौन सा होगा? कर्म होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे जो मैं आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, जो परिभाषा लिखा रहा हूँ, वो आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ पे जो समय की बात की जाए, स्थान की बात की जाए, कालाधिकरण, स्थानाधिकरण होते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक और मैं लिखा, जैसे मानिए पुस्तक, पुस्तक मेज पर, पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है। अब देखिए, जो पुस्तक के रखने का आधार है वो क्या है? जो पुस्तक है आपकी, जो पुस्तक रखी गई है वो कहाँ रखी गई है? रखने का आधार क्या है? तो आप कहोगे कि सर रखने का आधार क्या है? मेज है, क्योंकि पुस्तक मेज पे रखी गई है। तो अपादान, सॉरी, अधिकरण आपका होगा वो किस में होगा? अधिकरण किस में होगा आपका? मेज में होगा। क्योंकि जो वस्तु जिसका आधार होती है, जहां पे रखी होगी, हमेशा अधिकरण आपका वही होगा। देखो, नॉर्मली आपसे तो यही पूछता है, लेकिन जब उसको क्वेश्चन को और ज़्यादा टफ करना हो, यानी कठिन बनाना हो, तो वो आपसे ऐसे पूछेगा कि पुस्तक मेज पर रखी है, अधिकरण कारक किस में है? पुस्तक में है, मेज में है, पर में है, या रखी में है? देखो, पर तो यहाँ पे केवल एक परसर्ग है। क्या है? परसर्ग है। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि इसमें पुस्तक मेज पर रखी है, में परसर्ग कौन सा है, परसर्ग कौन सा है, फिर आपका आंसर होगा कि पर क्या है? परसर्ग है। अगर आपसे ये पूछता है कि पुस्तक मेज पर रखी है, इसमें अधिकरण कारक किस में है? पुस्तक में है, मेज में है, पर में है, या रखी है उसमें है? तो जो आधार है यहाँ पे, अधिकरण हमेशा किस में होता है? उसी में होता है। आधार में क्या होता है? अधिकरण होता है। अगर आपसे एक ही प्रश्न में 3-4 कारक दे दिए जाएं, एक ही प्रश्न में 3-4 आप पता चला कारक दे दिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें कारक तो 3-4 है, किसी को अंडरलाइन भी नहीं किया गया है। अगर उसको अंडरलाइन कर देता है तो फिर आपको पता है कि उसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है, उसी के बारे में पूछ रहा है। लेकिन जब अंडरलाइन नहीं किया जाता, उसके बाद आपसे पूछे कि कारक कौन सा है, तो आपको मैंने बताया है कि जो सबसे क्रिया के पास में होता है, सबसे ज़्यादा योग्यता वही रखता है। जो क्रिया से दूर होता है वो कम योग्यता, जो और दूर होगा वो और कम योग्यता। तो ये चीज़ भी आपकी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है? संबोधन। चलो नया पेज ले लेते हैं। देखिए, संबोधन, संबोधन कारक, संबोधन कारक। देखो, संबोधन कारक की जब विभक्ति की बात की जाती है तो आपको पता है संबोधन कारक क्या होते हैं? ए, अरे और ओ। ए, अरे, ओ। देखो, कुछ विद्वान तो इसको मानते हैं कि संबोधन की विभक्ति ए, अरे होती है। कुछ विद्वान क्या बोलते हैं कि संबोधन की कोई विभक्ति नहीं होती, संबोधन की कोई भी विभक्ति नहीं होती है। लेकिन किया ये क्या होते हैं फिर, कि इसको प्रकट करने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया गया है, न कि ये संबोधन की विभक्ति होती है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हिंदी की, तो हिंदी में संबोधन विभक्ति को माना जाता है, लेकिन संस्कृत में नहीं माना जाता, क्योंकि संबोधन में वो प्रथमा मानते हैं। प्रथमा का मतलब कर्ता मानते हैं।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि संबोधन की विभक्ति आपकी क्या होती है, हे, अरे, वो होती है। अब देखो परिभाषा की बात की जाए तो केवल आपको क्या करना है कि एक लाइन में आपको याद रखना है कि संबोधन की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। तो जो संबोधन की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। अब देखो संबोधन कारक, तो परिभाषा की हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, केवल आपको क्या करना है कि दो पदों का, सॉरी, किसी को किसी को किसी को पुकार कर, पुकारा जाए, ऐसे लिखिए आप, किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए, बुलाया जाए, समझाया जाए, समझाया जाए, या या संबोधित किया जाए, संबोधित किया जाए, संबोधित किया जाए, वहाँ पर वहाँ पर संबोधन कारक होता है, संबोधन कारक होता है। केवल आपको क्या याद रखना है कि जहाँ पे किसी को बुलाया जाए, पुकारा जाए या कुछ भी किया जाए, वहाँ पे उसको एक संबोधित करके बुलाया जाए। केवल आपको ये वाला वर्ड याद रखना है और कुछ भी याद रखना है कि केवल क्या है, किसी को संबोधित किया जाए, पुकारने में, बुलाने में, वहाँ पे संबोधित करके उसे बुलाया जाए, वहाँ पे आपका कौन सा होता है आपका, वहाँ पे आपको संबोधन कारक होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो। यहाँ पे क्या है, भगवान को पुकारा जा रहा है। तो सबसे इसमें जो आसान बात होती है आपके लिए वो क्या होती है कि जैसे ही आप संबोधन कारक देखोगे तो उसके साथ में हमेशा विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह बोलते हैं, वो आपका दिखाई देगा आपको। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होता है। देखो यहाँ पे ही आया है, ऐसे मान लीजिए और मैं लिखता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, ओ लड़की, ओ लड़की इधर आओ, वो लड़की इधर आओ। अब देखो यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्सक्लेमेटरी, यानी जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है आपको दिखाई दे रहा है। केवल आपको कुछ नहीं करना, आपको हे दिखाई दे जाए, ओ दिखाई दे जाए, अरे दिखाई दे जाए, और आपको क्या दिखाई दे जाए, यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दे जाए, तो हमेशा वहाँ पे जो होता है वो कौन सा होता है, संबोधन होता है। कौन सा होता है, हमेशा संबोधन होता है। इसमें आपको ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और ना आपसे इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जो संबोधन कारक होता है तो उसमें क्या है, आपको एक्सक्लेमेटरी दिखाई दे जाता है, हे अरे ओ दिखाई दे जाता है, आप आराम से उसको लगा सकते हो, आराम से उसको लगा सकते हो। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो देखो कारक हो गए आपको कंप्लीट। अगर कारक से कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या कोई भी डाउट है उसको डाल सकती हो, तो मैं आपका उसका आंसर दे दूंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो कारक होता है, मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई है, फिर से बता रहा हूँ कि जो कारक होता है वो क्रिया के पास वाले में होता है हमेशा। किसमें होता है, क्रिया के पास वाले में। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप करके बताओ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिखा था कि राम ने रावण को राम ने रावण को बाण से मारा। अगर देखो ये मैंने आपको ले लिया क्योंकि सभी लोगों को ये क्वेश्चन पता है और सब लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर बुक्स में मिल जाएगा प्रश्न लिखा हुआ, तो ये सभी लोगों को पता होता है। लेकिन देखो अगर आपसे पूछे कि राम ने रावण को बाण से मारा में, अगर वहां पे उसने कर दिया अंडरलाइन राम को,
अगर आपसे पूछता है कि कौन सा कारक है, तो आप आराम से बोल दोगे कि राम क्या है, कर्ता। क्या है, कर्ता कारक है। क्यों नहीं, कर्ता नहीं यानी राम नहीं। अगर यहाँ पे रावण पे अंडरलाइन दिया होता कि रावण क्या है, तो आप कहते कि कर्म कारक है। कौन सा है, कर्म कारक है। ऐसे ही बाण से दिया होता तो फिर आप बोल देते कि करण है। कौन सा है, करण कारक है। लेकिन जब आपसे उसने कोई भी अंडरलाइन नहीं की, देखो कोई भी अंडरलाइन नहीं किया, फिर आपसे पूछता है कि राम ने रावण को बाण से मारा, कौन सा कारक होगा। तो क्योंकि इसमें कारक कौन से आ रहे हैं, कारक तीनों ही आ रहे हैं, ने भी है, को भी है और से भी है, यानी कारक तीन है। फिर आपसे पूछता है कि कौन सा कारक है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि क्रिया कौन सी है, मारना क्रिया है, यहाँ पे क्रिया है। अब आप देखिए कि क्रिया के सबसे पास में कौन है, तो बाण है। तो बाण आपका क्या हो जाए, आंसर। तो आप बोलोगे बाण से, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे तो आपका हो जाएगा क्या, करण से। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, यहाँ पे पूछता और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम ने रावण को बाण से मारा, सबसे कम योग्यता कौन सा कारक रखता है, यानी सबसे कम योग्यता कौन सा कारक रखता है या सबसे ज्यादा कौन सा कारक रखता है। तो जो सबसे कम योग्यता रखता है, तो मैंने आपको बताया है कि जो क्रिया से सबसे दूर होता है वो सबसे कम योग्यता रखता है, जो क्रिया के पास में होता है वो योग्यता ज्यादा रखता है। तो यहाँ पे देखो बाण से की बात की जाए तो सबसे ज्यादा योग्यता रखेगा। क्रिया के दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, रावण आ रहा है, तो ये ज्यादा कम रखेगा। और इससे भी कम कौन रखेगा, राम। सबसे कम कौन रखेगा, राम रखेगा। और सबसे ज्यादा क्या रखेगा, क्रिया के पास में क्या है, बाण यानी करण है, तो करण रखेगा। और सबसे कम रखेगा राम यानी कर्ता रखेगा। ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ से हम कोई अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कारक आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दोनों वीडियो हैं, दोनों वीडियो आप देख लीजिए। दोनों वीडियो देखने के बाद आपका कारक कभी भी गलत नहीं होगा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। क्योंकि इतना जितना मैंने आपको बताया इतना भी आपसे नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए वीडियो हम यहीं रखते हैं। सभी के लिए राधे राधे, बाय।